शुरू से मुझे क्रेज़ था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई यूज़ टू डू बिज़नेस इन प्रॉपर्टी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो गए रेट्स ना प्रॉपर्टी के। इस दौरान मैंने ई कॉमर्स की तरफ गई, फ्रीलांसिंग की तरफ गई, लेकिन फ्रीलांसिंग में हुआ ये कि मुझे इतना अच्छा स्कोप नहीं मिला। सबसे मुश्किल काम अकाउंट ओपनिंग का था। उसके लिए मुझे यूके मार्केट में काम करना था। मैंने अपने रिलेटिव से बात की, उन्होंने तो मुझे हरी झंडी दिखा दी सीधी सीधी। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इसमें ना, क्योंकि ये बहुत एक हेक्टिक पीरियड था। इस दौरान मैंने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के स्कूल को बेटर किया, साथ मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ गई। जो मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी उसकी सोर्सिंग भी देखी। इस टाइम में अपनी प्रोडक्ट हंट करके सेल आउट की, ब्रांड वगैरह सब कुछ करने के बाद मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे मैंने यहाँ से इन्वेंट्री सेंड कर दी। मैंने पाकिस्तान से सोर्स किया, यहाँ से सेंड कर दी, वहाँ पहुँच गई। जिस दिन लाइव हुई है ना, उसके नेक्स्ट डे मेरा अकाउंट दोबारा वेरिफिकेशन में चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, अगर मुझसे कोई पूछे कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी काम का आगाज़ करना। क्योंकि जब आप किसी भी काम का आगाज़ कर लेते हैं और आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपको कामयाबी अता फ़रमाता है। इसी तरह की एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ख़ातून की कहानी है जिन्होंने ई कॉमर्स तक का सफ़र तय किया। ये पहले प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रही थी, लेकिन फिर इन्होंने सोचा और इनिशिएटिव लिया कि ये ई कॉमर्स को सीखें, उसकी क्लासेस लें और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग लें, ताकि ई कॉमर्स को लर्न करके ई कॉमर्स के ज़रिए अर्न कर सकें। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को अपडेट रखना ये बहुत अहम बात है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे ई कॉमर्स का रुख किया और आज ये प्राइवेट लेबल बिज़नेस से माहाना कितनी अर्निंग कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप ई कॉमर्स की तरफ कैसे आईं? आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रही थी, आपने कैसे सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आऊँ और ये बिल्कुल एक मुनफरिद फील्ड है, आप इसमें आके अर्निंग स्टार्ट करें, ये आपने कैसे सोचा, कैसे आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से बात करने का। और मेरा बहुत था कि मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से बात करूँ। मतलब कासिम अली शाह फाउंडेशन को कौन नहीं जानता। और दूसरा एनेबलर्स का शुक्रिया कि मैं जिसकी वजह से यहाँ पहुँची हूँ। मैं ई कॉमर्स में इस तरीके से पहुँची कि मैं शुरू से मुझे क्रेज़ था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी लाइफ में इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई स्टेप्स लेने चाहिए कि अपनी एक पहचान बन जाए इंसान की। तो आई यूज़ टू डू बिज़नेस इन प्रॉपर्टी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। तो जब 2019 आया उस पेंडेमिक दौर में, तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो गए रेट्स ना प्रॉपर्टी के, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो गए। तो जिसकी वजह से मैंने कहा यार कुछ ना ऐसा होना चाहिए कि जो चलता रहे। ऐसा ना हो कि यानी कि अब हम बैठे हुए हैं और इस तरह पेंडेमिक चल रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान मैंने ई कॉमर्स की तरफ गई और मैंने फ्रीलांसिंग की तरफ गई, लेकिन फ्रीलांसिंग में हुआ ये कि मुझे इतना अच्छा स्कोप नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास स्किल्स तो थी लेकिन उनको यूज़ किस तरीके से करना है ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया था। फिर मेरे हस्बैंड एक दिन वैसे ही यूजुअली तौर पे जैसे वो देखते हैं, इस तरह वीडियोस देख रहे थे, उनको साकिब साहब की जो वीडियो थी ना वो उनको क्लिक कर गई। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें आएँ और ये देखें, ये अच्छा है, इसमें आप जाके देखें, ट्रेनिंग लें, ये किस तरीके से आपको ट्रेन करेंगे और आप बिज़नेस कर सकेंगी। तो मैंने कहा यार आप किन चक्रों में पढ़ रहे हो, ये तो फ्रॉड है सीधा। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप इनरोल कीजिए, नहीं ये अच्छा है। उन्होंने फिर मैंने वीडियोस देखी तो उन्होंने मुझे PWD बैच 1 में इनरोल करवाया। इस बैच में इनरोल करने के बाद जब मैंने पहली क्लास ली तो मैंने जब एनवायरनमेंट देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं ये सही है, इस तरीके हमें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। वो दौर था तो मैं फिर इसमें ई कॉमर्स की फील्ड में आई। सबसे मुश्किल काम अकाउंट ओपनिंग का था, क्योंकि उस टाइम पर 2019 एंड 20 में पाकिस्तान अप्रूव कंट्रीज़ में था ही नहीं, और उसके लिए मुझे यूके मार्केट में काम करना था। अब वहाँ के लिए मुझे वहाँ का एड्रेस और वहाँ की कोई पहचान होनी चाहिए थी जिसकी वजह से मैं वहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकती और फिर अमेज़ोन पे वर्क कर सकती।
लेकिन वो था नहीं। मैंने अपने रिलेटिव से बात की, उन्होंने तो मुझे हरी झंडी दिखा दी, सीधी सीधी साफ बोल दिया कि भाई आप कैसे कर सकती हैं। लाइक मुझे डीमोटिवेट भी किया, लेकिन मैं जो सर साकिब अजहर साहब की जो बात थी कि नेवर गिव अप, कि आपको गिव अप नहीं करना, आपने कुछ ना कुछ रास्ते, फिर मैंने ट्रेनिंग जो ली हुई थी उसमें उन्होंने बताया था आप वर्चुअल एड्रेस के तौर पर जो है वर्क कर सकते हैं वहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इसमें ना, क्योंकि ये बहुत एक हैक्टिक पीरियड था, क्योंकि इस अकाउंट ओपनिंग में मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग गए थे, 6 to 7 मंथ लग गए थे जो अकाउंट ओपन करने के दौरान। पहले मैंने यहाँ से वर्चुअल एड्रेस परचेज़ किया यूके का, फिर उसके बाद उसका नंबर और सब कुछ, यानी कि फिर कंपनी ओपन की, फिर कंपनी ओपन करने के बाद अकाउंट जब ओपन किया अमेज़ोन का तो वो वेरिफिकेशन में चला गया, और वेरिफिकेशन से वो वेरीफाइड हो ही नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जब मैंने लगातार केसेस ओपन किए और फिर उसके बाद जाके फिर वो मेरा अकाउंट वेरीफाइड हुआ। मैम मुझे ये बताइएगा कि एक टाइम ऐसा आया, जैसे अभी आपने बताया था कि आपका अकाउंट हैंडलिंग में भी इशू आ रहा था और अकाउंट बंद भी हो गया कुछ अर्से के लिए, उस वक़्त में आपने कैसे मैनेज किया, कैसे सरवाइव किया? वो एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है, आपने हिम्मत नहीं हारी, तो क्या ऐसी मोटिवेशन थी जो आपके अंदर बरकरार रही और किस तरह से आपने सिचुएशन को टैकल किया? एक्चुअली उस टाइम पे जब ये पेंडेमिक का दौर चल रहा था और ये मतलब यानी अकाउंट भी ओपन नहीं होता, मैं काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि यार आपके पास स्किल्स हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करो। तो फिर मैंने मतलब अकाउंट की तरफ एक तरफ तो मेरी चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसको मतलब छोड़ना नहीं है, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल को इन्हांस किया। इस दौरान मैंने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल को बेटर किया, साथ मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ गई, जो मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी उसकी सोर्सिंग भी देखी कि मैं किस, फिर मैंने इस टाइम में अपनी प्रोडक्ट हंट करके सेल आउट की, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क किया, और कुछ छोटे छोटे टास्क जो होते हैं जैसे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट राइटिंग, और ये सब कुछ करने के बाद मैं सर्वाइव करती गई। मैम आपको अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरी जब प्रोडक्ट लाइव गई उस दिन मेरा अकाउंट जो है, पहले मैंने ब्रांड वगैरह सब कुछ करने के बाद मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे मैंने यहाँ से इन्वेंट्री सेंड कर दी, मैंने पाकिस्तान से सोर्स किया, यहाँ से सेंड कर दी, वहाँ पहुँच गई। जिस दिन लाइव हुई है ना, उसके नेक्स्ट डे मेरा अकाउंट दोबारा वेरिफिकेशन में चला गया। उससे बचने के लिए मैंने जब वो गया, मैंने कहा यार ये क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है चांद रात थी, छोटी ईद थी, और उस ईद पर सब लोग अपनी ईद की तैयारी कर रहे थे और मैं चांद रात पे बैठ के अमेज़ोन से फाइट कर रही थी कि मेरा अकाउंट क्यों आपने बंद किया। फिर काफ़ी यानी कि केसेस, मतलब पूरी रात मुझे ऑलमोस्ट लग गई थी उसको सेटल डाउन करने के लिए। फिर ईद वाले दिन मैंने फिर अमेज़ोन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो यूके का, मैंने उनको ईमेल की। उनको ईमेल जब की है, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि भाई इस तरह ऐसा ऐसा मसला है। फिर मुझे थोड़ी ही टाइम के बाद, लाइक उन्होंने मुझे टाइम दे के भी कल जैसे कि वेरी नेक्स्ट डे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे नहीं, उसी चंद एक घंटे के दौरान ही मुझे रिस्पॉन्स आ गया कि जी आपका अकाउंट जो है दोबारा से वेरीफाइड हो गया। मैम आप किसी भी मुल्क से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती थी, लेकिन आपने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया और फिर यहीं से उसको लॉन्च किया, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे एक वजह थी कि जब प्रोडक्ट हंटिंग का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे मेरे बैच के भी कितने लोग थे और बाकी सब लोग होम एंड किचन और बेबी कैटेगरीज और इस तरह की कैटेगरीज में जा रहे थे। मैंने कहा यार वाई नॉट टू गो फॉर DIY टूल्स, यानी कि डिफरेंट कैटेगरी होनी चाहिए। इस डिफरेंट कैटेगरी के थ्रू मैं अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब जैसे ही मैंने ये अपनी प्रोडक्ट हंट करना शुरू की तो मेरी वो काफ़ी अच्छी पॉलिश हो गई कि मैंने वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट अपने मेंटोर को सबमिट करवाई और उन्होंने अप्रूव कर दी। और मैं फिर उसको मैंने कहा ये इजीली सोर्स हो सके पाकिस्तान में, तो मैंने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी। तो फिर वो मेरी प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान से मैं अब सोर्स करके सेंड करती हूँ। मैम एनेबलर्स के साथ काम करके आपको कैसा लगा? इनका सपोर्ट सिस्टम और इनका एनवायरनमेंट कैसा है? एनेबलर्स का एनवायरनमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत आप कह सकते हैं फ्रेंडली है कि हम अपने मेंटोर से बात करते हैं, जैसे जाते हैं मतलब ऑफिस के अंदर, तो वो हमें कभी भी मतलब इस तरह नहीं कहते कि यार आप क्यों आ गए, कोई ऐसा नहीं है। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और इस एनवायरनमेंट को देख के ही मैंने इसके अंदर इनरोल किया था। मैम मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी इंस्पायरेशन बने। वो आपकी फैमिली में से हो सकते हैं या आपके जो मेंटोर्स थे वो कौन लोग थे? मेरे जो मेंटोर थे वो तो सर दानिश खलील साहब और सर खुरम खालिद भी।
सरदानी खलील साहब ने तो काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि ऑफिस वहाँ पर था, तो मैं कराची में उनके साथ डायरेक्ट जाती थी और मीटिंग कर लेती थी, और जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मुझे सपोर्ट करते थे। और सर खुर्रम खालिद एनी टाइम आप ये मतलब रात के 2 बजे भी मैंने उनको मैसेज किया है तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है और उन्होंने बताया कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप हैंडल करो। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली में मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी, और इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि भाई आप, जब मैं अकाउंट जो मेरा चल रहा था, मतलब अकाउंट का जो वेरीफाइड नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी स्ट्रेस होने लगी थी कि यार ये क्या है, मतलब इतने महीने हो गए और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और जिनकी मैंने हेल्प की थी उनके अकाउंट बन गए, लेकिन मेरा अपना अकाउंट जो है ना वो स्टक हुआ था। इस वजह से फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। वो मुझे रोज़ यानी पुश करते थे कि नहीं आप कर सकती हैं, आप करें। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैम आप एक ख़ातून हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस, साथ ई कॉमर्स और फिर घर को मैनेज करना, ये तीनों ही बड़े मुश्किल काम हैं। आपने ये तीनों काम कैसे किए, इनको अपने लिए आसान कैसे बनाया, या खुद ही हो गए, मुझे बताइए। मैंने अपने घर को मैनेज किया। मेरे हस्बैंड ने मैं आपको पहले बता चुकी कि मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मेरी जो अपनी फैमिली, मेरी अम्मी वगैरह हैं वो होती हैं लाहौर में, और मैं वहाँ पर अब हम अकेले मतलब वहाँ पर होते हैं। तो मैं दिन में मतलब अपने बच्चों को टाइम देती थी, लेकिन रात में फिर मैं बैठ के अपनी ई कॉमर्स की टाइम पे सारा मैनेज करती थी, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे। जैसे वीकेंड हो गया तो वीकेंड में वो फिर बच्चों को संभालते थे और फिर मैं सारा इसमें टाइम सर्व करती थी अपना। मैम हमारी जो यूथ है उसमें एक चीज़ की बहुत कमी है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है और क्लैरिटी नहीं है। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, वो किस तरह से आएँ, ई कॉमर्स में आएँ, या वैसे आपका क्या मैसेज है? नए आने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोगों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और रिस्क टेकर होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, खासतौर पे वीमेन को, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता वीमेन को ज़्यादातर। उनको वो डीमोटिवेट भी हो जाती हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग भी कम होती है। लेकिन अगर आप जब तक रिस्क टेकर नहीं होंगे, अगर आप नहीं कर सके, आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि हमें कामयाब होना है, हम कामयाब हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि भी आपको ज़रूर इसमें आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल कर रहे हैं और इसी में वो हर वक्त लगे रहते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जाए और स्किल सेट लोगों को सिखाए जाएँ। आप उनके विज़न को, उनके काम को कैसे देखती हैं? मैंने साकिब अज़हर सर की एक वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा उस वीडियो में कि भाई आप जो हैं वो मतलब सबसे मुखातिब होकर वो यही बात कर रहे थे कि लोग ये सोचते हैं कि जी हम नाकाम होंगे तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने आगे से ये बात की कि नाकाम होने का सोचते हैं लेकिन कामयाब होने का नहीं सोचते कि भी कामयाब होंगे तो क्या होगा। तो हमें यही इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि हम कामयाब होंगे तो हम मतलब यानी कि कहाँ पर होंगे। तो वो अगर हम अपना ड्रीम सामने रखें कि जी हम कामयाब होंगे ऐसे, तो फिर हम ज़रूर आगे बढ़ सकेंगे। मैम आपने जब ई कॉमर्स की ट्रेनिंग ली तो सबसे मुश्किल स्किल आपको कौन सी लगी और फिर आपने उसको कैसे सीखा और कैसे इस मुश्किल को हल किया? मेरी ट्रेनिंग के दौरान जो है मुझे पीपीसी, लेकिन ये है कि यही एक स्किल ऐसी है जो अगर आपकी मेंटेन हो गई, जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन होगी तो ही आप आगे जो है वो मतलब सर्वाइव कर सकेंगे। एक सक्सेसफुल सेलर के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक उसकी प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो हो वो यूनिक हो और उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। दूसरी उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ये चीज़ तो वो पीपीसी से आएगी। जैसे आपका एकोस मेंटेन होगा तो आप सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं, कि मतलब यानी कि जितना अच्छा आप एकोस मेंटेन करेंगे, जितनी अच्छी आप पीपीसी की स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे, उतनी ही अच्छी, उतनी जल्दी आप विन कर सकते हैं इस चीज़ को, अमेज़ॉन पे सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो लोग ख़ास तौर पे ई कॉमर्स में आना चाहते हैं और प्राइवेट लेवल बिज़नेस में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे इंटरव्यू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।